अष्टविध परीक्षा जब हम करते हैं रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अष्टविध परीक्षा का को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम नाड़ी परीक्षा करते हैं जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मूत्र परीक्षा की। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? मूत्र हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, सारे जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। तो मूत्र की परीक्षा करने से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। मूत्र की परीक्षा जैसे ही हमारी पाचन शक्ति होगी वैसा ही अन्न का पाचन होगा, वैसे ही मूत्र का निर्माण होगा। इसलिए मूत्र की परीक्षा करने से, यूरिन एग्जामिनेशन करने से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यूरिन परीक्षण करने से पहले मूत्र परीक्षा करते समय हम किन बातों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले मूत्र की मात्रा। तो मूत्र की मात्रा 24 आवर्स में, एक दिन में हमें तकरीबन 1500 सीसी यूरिन पास करना चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें यूरिन की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, जैसे वर्षा और हेमंत ऋतु। शीत ऋतुएं होने से, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने से, इन ऋतुओं में वर्षा और हेमंत ऋतु में शीतता ज्यादा होती है, या तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने से मूत्र की मात्रा नेचुरली बढ़ जाती है। जो लोग जल का ज्यादा सेवन करते हैं लेकिन कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको क्योंकि स्वेद ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता है, उस कंडीशन में मूत्र की मात्रा नॉर्मल से थोड़ी कम भी हो जाती है। वायु का प्रकोप होने से मूत्र की मात्रा नहीं संख्या कि उसे बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, जैसा कि हम हस्ती में डायबिटीज में देखते हैं, हस्ती में स्पेशली। और पित्त का कोप होने से मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। कफ का कोप होने से मूत्र गाढ़ा हो जाता है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम ब्रॉडली वात पित्त कफ के बारे में, मूत्र की मात्रा को देखते हुए वात पित्त कफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम मूत्र की मात्रा के बारे में मात्रा देख रहे हैं, साथ में हमें एसोसिएटेड फैक्टर्स यानी कि सीजन, जो रोगी व्यक्ति है उसका ऑक्यूपेशन, उसको स्वेद कितना आता है, उसका वाटर इनटेक कितना है, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरे नंबर पे हम मूत्र की गंध के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मूत्र में एक विशेष गंध होती है जिसे हम कटु कह सकते हैं, कटुगंधी होती है। यदि मूत्र ज्यादा समय तक पड़ा रहे तो उसमें से तीखी गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये उसकी नॉर्मल स्मेल है। अगर इसके अलावा मूत्र में से कोई स्मेल आती है तो उससे हम रोग के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूत्र का वर्ण यानी कि कलर। जो इसका नेचुरल कलर होता है वो हल्का पीला होता है। तो मूत्र की मात्रा ज्यादा होने से पीलापन कम हो जाता है, या जैसे कि किसी किसी कंडीशन में अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा सेवन की जाती है तो यूरिन जो है थोड़ा सा उसमें पीलापन कम हो जाता है। या फिर अगर यूरिन में अगर कम पानी पिया जाता है या ज्यादा समय के बाद यूरिन पास किया जाता है तो उसमें पीलापन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर रेगुलरली वो कलर कम या ज्यादा होता है तो उसके बारे में वो किसी रोग का सूचक हो सकता है। वायु कुपित होने से मूत्र का रंग हल्का सा काला हो जाता है। पित्त का प्रकोप होने से इसमें पीलापन बढ़ जाता है। रक्त का प्रकोप होने से भी मूत्र में पीलापन बढ़ जाता है, क्योंकि समटाइम्स रक्त जो है वो अगर रक्त का ही मूत्र में स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ मूत्र हो रहा है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग है, तो भी उसका जो येलो कलर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कफ का प्रकोप होने से मूत्र जो है वो गाढ़ा और सफेद सा हो जाता है। जैसा कि एक छोटी सी जो बिल्कुल है प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है, वो हम देखते हैं कि जब जॉन्डिस होता है यानी कि पित्त का प्रकोप होता है, उस टाइम यूरिन का जो कलर है वो ज्यादा पीला हो जाता है। या फिर जब हस्ती में जैसे वात के रोग होते हैं, उसमें जो यूरिन का कलर है वो ज्यादा सफेद, मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कि वो पतला हो जाता है, यूरिन पतला हो जाता है और उसमें से पीलापन कम हो जाता है।
तो इस तरह से मूत्र के कलर को देखते हुए अगर उसमें पेशेंट ये कहता है कि उसको पेशेंट को देख के हमें लगता है कि उसमें पित्त की वृद्धि नहीं हुई हुई है और फिर भी उसमें पीलापन आ रहा है, तो हम रक्त के बारे में भी सोच सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को कहीं इंटरनल थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही हो। उसके बाद आता है मूत्र का गाढ़ापन। गाढ़ापन कैसे होता है कि हर एक चीज की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हर एक चीज का एक अपना एक गाढ़ापन होता है। तो जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1008 से लेके 1025 तक होती है, लेकिन रोगों में, वात पित्त के रोगों में ये गाढ़ापन कम हो जाता है और कफ के रोगों में ये गाढ़ापन बढ़ जाता है। जैसे कि कफ के अपने गुण होते हैं कि वो किसी भी चीज को सांद्र कर देता है, गाढ़ा कर देता है। तो कफज रोगों में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है और वात और पित्त के रोगों में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। उसके बाद आती है मूत्र की अम्लता। आमतौर पे ये थोड़ा सा, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि ये तीक्ष्ण गंधी होता है, तो ये थोड़ा सा अम्ल रस प्रधान होता है और क्षारीय वस्तुओं का सेवन करने से या रिटेंशन ऑफ यूरिन होने से ये अल्कलाइन हो जाता है, लेकिन आमतौर पे ये अम्लीय ही होता है। तो अगर इसकी अम्लता जो अ, जैसे बार बार यूटीआई होता है जिन लोगों को, उसमें ये होता है कि अम्लता कम या ज्यादा हो जाती है, आमतौर पे वो कम हो जाती है। अगर अम्लता कम होती है तो बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक अच्छा मीडिया मिल जाता है, जिससे कि वो ग्रो करते रहते हैं। इसलिए यूरिन के पीएच का मेंटेन होना, यानी कि उसकी अम्लता का मेंटेन होना बहुत आवश्यक होता है। एक एक और भी तरीका होता है मूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, वो होता है मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा। ये तो जो हमने देखा है, जो ऊपर हमने पॉइंट्स किए हैं, मूत्र की मात्रा की है, गंध की है, कलर किया है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की है या उसका पीएच चेक किया है, ये तो हम सारा कुछ लैब में कर सकते हैं या पर्सनली चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा होती है, इसमें मूत्र को कांच के पात्र में लिया जाता है, उसमें तिल तेल की एक बूंद डाली जाती है। यदि तेल चारों तरफ फैल जाता है तो रोग को साध्य समझें। साध्य मतलब ये इजीली ट्रीटेबल, जो जल्दी ठीक हो जाए। और यदि वो तेल की बूंद एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, ना वो डूबती है और ना ही वो फैलती है, तो उसे कृच्छ साध्य समझें, यानी कि जो रोग है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है और उसे ट्रीट करने में हमें मतलब उतना ज़्यादा अपना समय और अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से पेशेंट को हैंडल करना पड़ेगा। और यदि वो तेल की बूंद डूब जाती है तो रोगी को असाध्य समझें, लेकिन फिर भी हमें आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए और रोगी का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से जितनी हमारी नॉलेज है, अपने अपने किसी सीनियर से, जिनसे अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने को कलीग से, उनके साथ डिस्कस करके हमें रोगी के बारे में, रोगी की जो भी उसकी अवस्था है उसे उस अवस्था से बाहर लेके आना चाहिए। तो नाड़ी परीक्षा के साथ साथ जो मूत्र परीक्षा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम बहुत सारे रोगों के बारे में मूत्र को देख के, मूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम रोगों का एनालिसिस कर सकते हैं। आज अब तो हमारे पास इतनी मॉडर्न लैब्स हैं जो मूत्र में से एक एक चीज को सेपरेट करके उसका हमें असेस बता देती हैं। तो यूरिन, इन इन एग्जामिनेशंस के साथ साथ हम यूरिन का लैब एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, जिसके साथ हमें बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से मूत्र परीक्षा करके हम रोग की परीक्षा कर सकते हैं।